दो टॉपिक्स को कवर किया, एक इंट्रोडक्शन टू डेटा और दूसरा समराइजिंग डेटा। और फिर हमने रियल डेटा लेके उस पे एक लैब की स्टेटा के थ्रू भी, आर के थ्रू भी, जिमोवी के थ्रू में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूँ। पर्पस हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन सोशल साइंसेस को अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए हमें इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की जरूरत है, लेकिन उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोबेबिलिटी है। शायद इन इट सेल्फ प्रोबेबिलिटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन जो डेटा को मॉडल करना है उसके लिए ये आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो देखने होंगे। ये वीडियो स्लाइटली लॉन्ग हो सकती है, आप चाहें तो आप इसको जैसे जी चाहे देख लें, लेकिन कोशिश कीजिए जहां प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है वहां पे पास करें। बिफोर मैं आंसर दूं आप उसको पास करके खुद से कैलकुलेट करें, अगर आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इस वक्त आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, डिसजॉइंट इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होती है, और कुछ शायद डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे। तो लेट्स गो, और इसी में मैं कुछ और चीजें डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो भी एक रैंडम प्रोसेस है उसकी आउटकम्स का हमें पता तो है, लेकिन वो आउटकम होगी क्या ये नहीं पता। यानी कि कॉइन टास्क कर रहे हैं तो मुझे पता है कि या हेड आएगा या टेल आएगी, लेकिन जब कॉइन टास्क करने से पहले जब ऊपर हवा में गया तो वो हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता। डाइस रोल करने से मैं ये तो पता है 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आ जाएगा, लेकिन कौन सा नंबर आएगा ये नहीं पता। अगर हम बहुत सारे वो जो है म्यूजिक गाने शफल करें और हम उस पर एक रैंडमली क्लिक कर दें, हमें ये तो पता है जो हमारे पास 20 गाने हमारे पास इसमें स्टोर्ड हैं उन्हीं में से कोई प्ले होगा, लेकिन कौन सा होगा ये नहीं पता। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आउटकम जो है वो रैंडम हो जाती है बिकॉज ऑफ हमें जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं होती। स्टॉक मार्केट कल ऊपर गई थी, आज नीचे जाएगी ऊपर जाएगी ये नहीं पता। रियल स्टेट प्राइसेस कल अगर ज्यादा हुई थी आज कम होंगी ज्यादा होंगी ये नहीं पता। ये पता है या ज्यादा होंगी या कम होंगी या वहीं पे स्टेबल रहेंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए, और इट्स ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, श्योर इवेंट 1 और इम्पॉसिबल इवेंट 0। फ्रीक्वेंटेस्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हम एक कॉइन को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स टास्क करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो मोर और लेस सेम हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सेल से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं कि अगर ये नहीं होगा कि जब मैं 2 दफा या 4 दफा कॉइन टास्क करूंगा तो एग्जैक्टली 2 2 होगा। मैं यहां पे देखता हूं रैंड बिटवीन 0 and 1, अगर 0 आ गया तो टेल, अदरवाइज वो हेड। तो आप देखिए, तो ये मैंने कॉइन को टास्क कर लिया, फाइन। ये मैंने 13 टाइम्स टास्क किया, चले हम 10 दफा कर देते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास जो है वो एग्जैक्टली 5 हेड्स आ गए 5 टेल्स आ गई। लेट्स डू इट अगेन। तो आप देखिए तो 8 हेड्स आ गए और 2 टेल्स आई हैं। मीन्स कि 10 कॉइन्स 10 दफा एक कॉइन को टास्क करेंगे तो जरूरी नहीं 5 5 हो। तो फ्रीक्वेंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप इसको 10,000 टाइम्स टास्क करते तो अराउंड 50% वंस आते और 50% जीरोस आते। ये आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंटिस्ट के नजदीक। लेकिन हम इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये पर्पस नहीं है कि फ्रीक्वेंटिस्ट और बेजियंस का। तो बेजियन का ये है कि जैसे कॉइन टास्क करने के से पहले आपकी इमेजिनेशन में था कि हेड आने के 50% टेल आने के 50%, तो ये एक आपकी जो सब्जेक्टिव जजमेंट है जो आपके जहन में है, तो दिस इज सब्जेक्टिव डिग्री ऑफ बिलीफ जो है ये बेजियन है, इसमें हम नहीं जा रहे। यू कैन स्किप इट। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम एक कॉइन टास्क करें 1,000 दफा 3 हेड्स आए, 100 दफा टास्क करें 3 हेड्स आए, 10 दफा टास्क करें तो 3 हेड्स आए, किस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है?
यानी कि आप सरप्राइज हो जाएं अगर ऐसा हो जाए तो। सोचिए, पॉज कीजिए एंड देन सी द आंसर। क्योंकि 1000 टाइम्स में 3 सिर्फ हेड्स आए और बाकी सारी टेल्स आ जाए और कॉइन फेयर हो, अनबायस्ड हो, ये रिमोट पॉसिबिलिटी थी। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होता है, इस पे मेरी एक छोटा सा क्लिप है, आप देख लीजिएगा। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स यूजिंग एक्सेल। तो काइंडली इस वीडियो को वॉच कीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम इस वीडियो को शार्ट रखने के लिए जो है क्या कर रहे हैं, हम इसको जो है वो इस वक्त इससे ज्यादा नहीं बात कर रहे। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ये है कि पॉपुलेशन पैरामीटर हमने देखा था। पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ऐसी मैयर है जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है और यूजुअली ये अननोन होती है, तो उसको हम गेस करते हैं सैंपल मैयर से। तो अगर अब आपने सैंपल साइज छोटा लिया, यानी कि आपने अगर यहाँ पे कॉइन को 10 दफा सिर्फ टॉस किया है, तो आप कहेंगे कि जी ये तो जो है वो 8 दफा जो है हेड आ गया, तो आप कहेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 80% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 20% है। हालांकि कॉइन फेयर था, हालांकि पैरामीट्रिक वैल्यू 0.5 थी, 0.5 हेड आने की, 0.5 टेल आने की। तो सैंपल साइज जो जो आप इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो 0.5 की तरफ जाती जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। तो बाकी ये वीडियो वॉच कीजिएगा जो मैंने अभी रेफर किया, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स यूजिंग एक्सेल, जाहिद असगर, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा। सो नो क्वेश्चन इज कि आपने एक कॉइन को 10 दफा टास्क किया, क्या प्रोबेबिलिटी है 11वीं दफा टेल आने की? क्या ये लेस देन 5.5 है, मोर देन 0.5 है, इक्वल टू 0.5 है? तो ये सोचिए, पास कीजिए, देन सी क्या रिजल्ट है। तो वो 50% ही रहेगी। वजह यह है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो पहले अगर 4 किसी के मेल बेबी हैं तो नेक्स्ट मेल या फीमेल के 50-50। तो ये आपके पास जो है वो लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ये हाँ, अगर आप इसको बहुत दफा टास्क करते तो 50%, ये यानी कि 10 की बेस पे हम रिजल्ट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये 50% चांस है कि अगला भी टेल हो या हेड हो, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होने से पहले पहले की बात है। तो ये गैम्बलर्स फैलेसी भी है कि गैम्बलर्स ये समझते हैं, जो जुआरी हैं, कि अच्छा मैं 5 दफा हारा हूं तो अब अगली दफा तो मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो बेचारा एक दफा फिर हार जाता है। वो 7 में से 6 दफा हारा था, वो सोचता है अच्छा आप तो मैं 6 दफा हारा हूं, अगली दफा मैं लक अगेन ट्राई करता हूं। तो जहां चांसेस इक्वल हों वहां आपकी लक जब भी ट्राई करेंगे, पीछे क्या हुआ है उसका लिंक नहीं होता। इसको हम शॉर्ट मेमोरी प्रोसेस भी कहते हैं टाइम सीरीज डेटा में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डिसजॉइंट आउटकम्स क्या होती हैं, जो दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकती। या आपके पास जो है कार्ड रेड आएगा या कार्ड जो है वो ब्लैक आएगा, यानी कि जब आप ताश के पत्ते देखेंगे तो या आपके पास रेड कार्ड आ जाएगा, तो या वो कार्ड जो है वो ब्लैक होगा या वो रेड होगा। ये नहीं होगा कि सेम कार्ड रेड और ब्लैक हो। तो ये बेसिकली 50 इसी तरह से कॉइन टॉस में है। नॉन डिसजॉइंट आउटकम्स क्या हैं कि जी आपके 2 ए आ सकते हैं, 5 ए आ सकते हैं, 6 कोर्सेज में ए आ सकते हैं, 2 बी आ सकते हैं। लुक हियर अगेन, पास कीजिएगा, खुद से सोचिएगा। सवाल ये है कि जी आपने एक कार्ड रेंडमली ड्रॉ किया है, एक कार्ड आपने रेंडमली ड्रॉ किया है, क्या चांसेस हैं कि वो कार्ड रेड हो या वो जैक हो, गोला हो? तो अब आपके पास इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सोचिए, पास कीजिए, मैं इन द मीन टाइम आपको बताता हूं। आपको रेड कार्ड आप देखिए तो ये ब्लू सर्कल हुआ हुआ है, तो रेड कार्ड हैं 26। तो कोई एक रैंडमली कार्ड पिक हो और रेड हो तो 26 आउट ऑफ 52। जैक कितने हैं? जैक हैं 4 आउट ऑफ 52। तो जैक आने की क्या चांसेस हैं? 4/52। लेकिन एक काम हुआ है यहां पे, ये जो आपके पास जैक थे ना, ये डिसजॉइंट नहीं है। ये 2 ऐसे जैक हैं जो कि बेसिकली आपके रेड कार्ड भी हैं और आपके जैक भी हैं। तो जब आपने 4/52 में इनको शामिल किया और रेड में भी इनको शामिल किया, तो ये डबल काउंटिंग हो गई है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हम फिर क्या करते हैं,
उसको माइनस कर दिया करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जैक आने के चांसेस 4/52, रेड आने के चांसेस 26/52, लेकिन ये जैक को आपने 2 दफा काउंट कर लिया तो इसलिए -2/52 जो है इसको माइनस कर देते हैं। अब आपके पास ये वाली चीज आ गई कि जी आपके पास जो है मैरिजुआना लीगलाइज होनी चाहिए, और आप क्या अपने पेरेंट्स के पॉलिटिकल व्यूज से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो आप देखिए, तो पेरेंट के व्यूज से डिसएग्री करने वाले 118 लोग हैं आउट ऑफ 165। मैरिजुआना यस कहने वाले लोग 114 हैं आउट ऑफ 165, और 78 लोग हैं जो आपने इस कॉलम को यस करते हुए काउंट किया और इस रो को भी यस करते हुए काउंट किया। तो ये आपके पास जो है वो ये डबल काउंटिंग हो गया 78। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 114 डिवाइडेड बाई 165 प्लस 118 डिवाइडेड बाई 165 माइनस 78। तो बी सीम्स द करेक्ट ऑप्शन। आप कैलकुलेट खुद से कीजिएगा। तो जनरल रूल ये है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए अकर्स और बी अकर्स, यानी कि वो जैक आता है या रेड कार्ड आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जैक हो या वो रेड हो या वो दोनों हो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कैलकुलेट होती है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एंड की बात है दोनों का, और मींस के आइदर वन और अदर और बोथ। तो ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका क्या होता है कि इवेंट्स लिखें, आउटकम्स लिखें और उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दें। आप देखिए, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है इवेंट्स जो लिस्ट किए जा रहे हैं वो डिसजॉइंट हैं। प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1 है और टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1 है। तो अगर दो हैं तो आप देखिए, तो दो में क्या होगा कि आप ये करेंगे कि जी ये मेल है, ये आपके पास पहला मेल, देन दूसरा भी मेल हो सकता है, सॉरी फॉर बीइंग इरेटिक, और या मेल है, दूसरा फीमेल है, तो या फीमेल मेल है, या फीमेल फीमेल है। तो ये आपके पास 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 ये अभी बात आ जाती है। ओके जी, अगर 52% रिस्पोंडेंट्स एक पार्टी को बिलोंग करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेंडमली सिलेक्टेड जो रिस्पोंडेंट है वो दूसरी पार्टी को बिलोंग करेगा। आप सोचिएगा, पास कीजिए, देखिए मैं जवाब देने जा रहा हूं। अगर तो सिर्फ दो ही पार्टीज हों तो फिर ये प्रोबेबिलिटी होगी ए। अगर दो से ज्यादा हैं तो हमें हमें नहीं पता कौन सी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज अगर आपने मैक्सिमम लेना है तो पास कीजिए और इसको सोचिए। सैंपल स्पेस क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। किसी के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, आपसे कहा जाए गेस करो तो आप कहोगे या मेल है या फीमेल है। किसी के दो किड्स हैं तो मेल 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 फीमेल फीमेल मेल फीमेल फीमेल। तो ये बेसिकली सैंपल स्पेस होती है, और जो उसका पर्टिकुलर सबसेट होता है वो आपके पास इवेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर ए हुआ है तो बी नहीं होगा। तो आप देखिए, तो अगर दोनों फीमेल नहीं थी तो इसका मतलब है या उसके दोनों मेल बेबी हैं, या एक फीमेल एक मेल है, एक मेल फीमेल है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पे अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंडिपेंडेंस। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता दूं, अगर पास्ट इंफॉर्मेशन या गिवन इंफॉर्मेशन आपको इवेंट को गेस करने के लिए यूजफुल हो, जो करंट इवेंट होने जा रहा है, तो प्रोसेस जो है वो डिपेंडेंट है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर आपको ये पता हो एक चीज का और आपका गेस बेहतर हो जाए, और उस बंदे को से जिसको पिछले चीज का नहीं पता था, तो आपका गेस बेहतर हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी बेहतर है, तो इट्स डिपेंडेंट। तो आप देखिए, तो आउटकम ऑफ टू, अभी हमने देखा कि 10 हेड्स आए, 11वें पे हेड आएगा या टेल आएगी आप नहीं बता सकते, तो वो इंडिपेंडेंट है। और अगर आपको वो इंफॉर्मेशन यूजफुल हो जाए तो आपके पास वो जो है वो डिपेंडेंट है। और इसको हम अभी अगली पार्ट में जाके इसी वीडियो में देख रहे हैं कि अगर विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है, और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो डिपेंडेंट होगी। क्यों होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाती है बात। तो बेसिकली
आपके पास जो है रेस की बेस पे लोगों का प्रेफरेंस कि वो गन फॉर सेल्फ डिफेंस सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, तो ये प्रोबेबिलिटी वेरी करती है कि आपकी रेस क्या है। तो सच फिनोमेनाज आर डिपेंडेंट, प्लीज रीड इट एंड गो थ्रू इट। इफ ए अकर्स गिवन दैट बी इज ट्रू, तो अब देखिए मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपके पास ए और बी की इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी आपके पास जो है वो एक बंदा जिसको पता था कि बी हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और एक जिसको बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो दोनों सेम रहती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोसेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये से इक्वल नहीं हो तो प्रोसेस डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास चूंकि रेस पे डिपेंड करता है कि आप गन लॉबी को सपोर्ट करते हैं या नहीं, तो इसलिए ये डिपेंडेंट है। ओके, रीड दिस एंड गेट इट। अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कि अगर पहला मेल बेबी था तो दूसरा मेल बेबी इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 इंटू 1/2। फीमेल फीमेल है, मेल फीमेल है, मेल फीमेल फीमेल मेल है, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और अगर दो से ज्यादा इवेंट्स होंगे कि पहले कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे पे 1/2, तीसरे पे 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी कि 3 दफा हेड आए, क्योंकि ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। यहां पे देखिए तो 25% रफली लोग जो है वो इंश्योर्ड नहीं है। तो अगर दो लोग हम रेंडमली सिलेक्ट कर लें, रेंडम का मतलब है कि इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट हों और दोनों के दोनों अनइंश्योर्ड हों, तो हमने कहा कि अगर प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगा तो दोनों के दोनों के अनइंश्योर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है। तो 0.255 is the probability कि person A is insured, 0.255 is the probability that person B is insured। तो चूंकि वो दोनों रेंडमली सिलेक्ट हुए हैं, कोई कहीं से हो गया कोई कहीं से हो गया, तो दोनों का अनइंश्योर्ड होना एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो ये क्या होगा, 0.255 स्क्वायर हो जाएगा। तो बी शुड बी द आंसर। डू द सम ऑफ टू डिसजॉइंट इवेंट्स ऑलवेज एड अप टू 1। पास कीजिए, सोचिए, मैं जवाब देने जा रहा हूं। चूंकि दो से ज्यादा डिसजॉइंट इवेंट्स भी हो सकते हैं, सो इसलिए ये सही नहीं है। क्या सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो है वो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी? यस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने लूडो का डाइस रोल की है तो वो बेसिकली 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है 5/6। तो जो आपका इवेंट है वर्सेस जो नॉन है, तो ये दो जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये हमेशा 1 होगी। ओके, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, अगर आपके पास 5 लोग हमने सिलेक्ट कर लिए, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उनमें से एटलीस्ट 1 इज नॉट इंश्योर्ड, 1 इज अनइंश्योर्ड या नॉट इंश्योर्ड। तो 1 का मतलब यह है कि या 1 अनइंश्योर्ड है, या 2 अनइंश्योर्ड है, या 3 या 4 या 5। तो दिस इज ऑलवेज रेड एज एटलीस्ट 1। अब देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है अगर मैं इस चीज को देख लूं, अगर ये 0 भी शामिल करने से, इन सबको ऐड करने से 1 थी, तो अगर मैं 1 माइनस 0 कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो वो यही वाली चीज आ जाएगी। तो इसलिए इस चीज को इस तरह से हम कैलकुलेट किया करते हैं कि आपके पास जो है वो 1 माइनस नन इंश्योर्ड 0, नन अनइंश्योर्ड, नन अनइंश्योर्ड। तो कितने लोग हैं, 5, पांचों के पांचों इंश्योर्ड हों, तो इंश्योर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो 1 माइनस अनइंश्योर्ड की है।
तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 1 माइनस ये 0.255 थी इंश्योर होने की, अनइंश्योर्ड की, तो 1 माइनस 0.255 इंश्योर्ड होने की। पांचों के पांचों इंश्योर्ड हैं। सोचिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कैलकुलेट कीजिएगा, इसको सोचिए, वर्कआउट कीजिए एंड देन सी व्हाट्स द आंसर, उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इस लिहाज से अभी तक की हमारी जो वीडियो है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, डिसजॉइंट को, इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस को देखा है। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। थोड़ी सी मैं स्पीड अप हो रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। ये आपके पास जो है तीन तरह की ट्रीटमेंट है, और रीलैप्स का मतलब होता है कि एक चीज का जो है वो रिकवर होने के बाद थोड़ा सा दोबारा से आ जाना। तो रीलैप्स, नो रीलैप्स, तो तीन तरह की ट्रीटमेंट हुई। तो एक प्लेसिबो मींस के किसी को कुछ नहीं दी गई, मॉडरेट लेवल और ज्यादा लेवल। तो ये डेटा है, सोचिएगा। आपके पास जो है वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पेशेंट डिड नॉट रिलैप्स, तो नॉट रिलैप्स होने के चांसेस क्या हैं? 24 आउट ऑफ 74, 72, तो पेशेंट डिड नॉट रिलैप्स। तो ये बेसिकली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट रिलैप्स, तो 48 by 72। और what is the probability that patient received the antidepressant and relapse, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि उसने पहले वाली ट्रीटमेंट ली, ये पहले वाली जो चीज है ये एंटी डिप्रेसेंट है। पिछली वो वीडियो में पॉज करके जरा स्लाइड को गौर से पढ़िएगा। और रीलैप्स भी हुआ, तो वो कितने लोग हैं? 10 आउट ऑफ 72। तो ये बेसिकली 10 by 72। अब अगला सवाल जरा डिफरेंट है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो क्या है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि जी पर्सन इज रिलैप्स गिवन दैट उसको एंटी डिप्रेसेंट दिया गया था। तो आप देखिए, तो रिलैप्स एंड एंटी डिप्रेसेंट 10 आउट ऑफ 72, और एंटी वो उसको एंटी डिप्रेसेंट थी तो टोटल 24, तो 24 आउट ऑफ 72। तो ये 72 72 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास दिस इज वन वे। दी अदर वे जो आपके जहनों में आ रहा है उसको भी अभी हम देख लेते हैं कि आपके पास जब हमें ये कह दिया गया कि गिवन दैट कि एंटी डिप्रेसेंट था, तो इसका मतलब सैंपल साइज आपकी कम रह गई है। आप इसका मतलब बाकी सारे चीजें तो खत्म हो गई। तो अब आपको जो एंटी डिप्रेसेंट थी वो फर्स्ट रो रह गई है, तो उसमें से रिलैप्स हुआ या नहीं हुआ? तो 10 आउट ऑफ 24। तो ये एक उसको वे आउट ये है। अच्छा जी, रिलैप्स हुआ गिवन दैट के सेकंड लेवल ट्रीटमेंट थी 0.75 प्लेसिबो। तो आप देखिए, तो रिलैप्स इन दोनों केसेस में मोर और लेस वेरी नियर है, लेकिन इस केस में जो है वो प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू दीज टू कम है। ये फिर इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में जाके हम चीजें चेक करेंगे। तो ये आपके पास एंटी डिप्रेसेंट, ये आप जरा चेक करते रहिएगा। अच्छा जी, तो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, अगर उनकी अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनके जो है प्रोबेबिलिटी सिंपली उनकी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये अभी अभी हमने ये देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल आया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो उसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पे आपको एक ये पूछा गया कि स्टेटिस्टिक्स का कोर्स सोशल साइंसेज, नॉन सोशल साइंसेज, मेल फीमेल, तो क्या चांसेस हैं कि जी वो उसने सोशल साइंस मेजर लिया है तो 60/100। क्या चांसेस हैं कि जी वो जो है वो आपके पास फीमेल है और उसने जो है स्टैट्स ली है, तो वो आपके पास 30 आउट ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 60 आउट ऑफ 100, तो 30/60। तो दोनों प्रोबेबिलिटी सेम रहती हैं। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी सोशल साइंस गिवन दैट फीमेल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सोशल साइंस, तो फिनोमेना इंडिपेंडेंट है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी तो इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में बात होने जा रही है। तो ये आपके पास ये अभी हमने इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो वो कैंसिल हो जाता है एंड देन दिस इज। अच्छा जी, एक आपके पास डेटा लिया गया जिसमें जो है वो एक सिनेरियो बना कि जिन लोगों को कैंसर है, एक सेकंड, कि आपके पास जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अगले 5 की मिनट में मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा कि आपके पास कैंसर होना
आप लैब से जाके टेस्ट करवाते हैं कुछ सिम्टम्स की बेस पे, तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, हो सकता है आपको कैंसर ना हो। आपका टेस्ट नेगेटिव आए, हो सकता है आपको कैंसर हो। तो जो कैंसर को गलत रिजल्ट होता है उसको हम फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। तो अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है, तो 0.017 इज प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट हैज अ कैंसर, 0.987 के एक रैंडमली पर्सन हैज नो कैंसर। पॉजिटिव आने के चांसेस 0.78 हैं, नेगेटिव आने के 0.22 हैं। इससे पिछली स्लाइड को जरूर दोबारा से देखिएगा। नो कैंसर हो फिर भी 10% ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव 90% का आएगा। तो इसलिए सिंपल टेस्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते, कभी भी कोई टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो अब आपको व्हाट इज प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज कैंसर गिवन दैट टेस्ट वाज पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमें ये बता दिया गया कि पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव हुआ है तो या ये कंडीशन है या आपके पास ये कंडीशन है। तो आपके पास कैंसर हो एंड पॉजिटिव, तो ये आपके पास किसके इक्वल है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सी एंड पॉजिटिव क्या चीज है, 0.0133, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्या है, तो 0.0133, और ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव है। तो इसलिए इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एक जो प्रोबेबिलिटी है 12% चांसेस हैं क्या फीमेल जिसको टेस्ट पॉजिटिव था उसको कैंसर भी हो। तो अब आपके पास व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि उसको कैंसर हो, तो वो आपके पास जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दिस वुमन हैज कैंसर इफ दिस सेकंड मेमोग्राम आल्सो यील्डेड ए पॉजिटिव रिजल्ट। तो अब आपके पास अगेन पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कैलकुलेट कैसे होगी, चेक इट आउट। ठीक है, इट्स गेटिंग लॉन्ग, तो अभी शायद 4 स्लाइड्स मोर लेफ्ट। तो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमने ये देखा कि आपके पास जो है इस ये बेस प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं, और अगर दो से ज्यादा इवेंट हो तो इस फॉर्म में कैलकुलेट हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करता। इस स्लाइड को पहले रीड कीजिएगा, मैं इस वक्त इसको स्किप कर रहा हूँ, आप पॉज करके रीड कर लीजिए। ग्रुप, तो अब आप देखिए तो आपके पास जो है ये वही बेसिकली जस्ट लाइक कोविड तरह की चीज कह लें कि आपको जो है वो आपको कोविड की सिम्टम्स हैं, आप कोविड है आपको, और आप कोविड से रिकवर हो गए हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी ग्रुप 1 को अगर आप ऐड करें। तो अब आपको सिम्टम्स हैं और टेस्ट पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, आप इन्फेक्टेड हैं टेस्ट पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, आप रिकवर्ड हैं इवन देन टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो ये आप देखिए को तो मोर देन 2 इवेंट्स हो गए। तो ये आपके पास आप इन्फेक्टेड गिवन दैट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की क्या चांसेस हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आप सस्पेक्टेड हो एंड पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.03, पॉजिटिव 0.09, 0.105, तो ये सारी नीचे ऐड हो गई, और दोनों जहां कॉमन है इन्फेक्टेड है एंड पॉजिटिव आए तो 0.009, तो ये आप 42%। मैं इस पे किसी वक्त बात करूंगा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव पे। ठीक है, तो ये बेसिकली जब हम इकोनॉमिक्स में स्केल अप करते हैं चीज़ों को, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो स्मॉल लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बाज़ औक़ात उससे जो रिजल्ट्स होते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। तो अब क्या होता है, हम उसको स्केल अप कर देते हैं, पूरे नेशनल लेवल पे अप्लाई कर देते हैं। तो वो जस्ट थ्रोइंग गुड मनी इनटू बैड आइडिया विल नॉट बेल यू आउट। तो मैं जस्ट वीडियो खत्म होने जा रही है। सैम्पलिंग फ्रॉम ए पॉपुलेशन, तो आप देखिए, तो अगर आपके पास विद रिप्लेसमेंट में हमने वापस कर दी चीज, हमारे पास 5, 3 और 2 थे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी की जी ब्लू चिप आए तो 3/10, हमने उसको वापस कर दिया, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ब्लू चिप आए 3/10, हमने वापस कर दिया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ब्लू चिप आए 3/10। तो ये आपके पास 3/10 ही रहेगी। आप जितनी दफा विद रिप्लेसमेंट करते रहेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास, तो ये आपके पास जो है विद रिप्लेसमेंट में 3/10 3/10, पहली चिप आपको पता हो नहीं पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट चिप इज ऑरेंज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी के सेकंड जो है ब्लू आए, तो बेसिकली ब्लू की प्रोबेबिलिटी अनचेंज रहेगी क्योंकि दोबारा से वहां 10 चिप मौजूद हैं। बट विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपके पास जो है, और ये फिनोमिना इंडिपेंडेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि वो चिप आपने वापस नहीं रखनी,
तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि पहली दफा ब्लू आए, जब अगर आपको ये पता चल गया ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, तो अब आपके पास एक ब्लू निकल गई, तो आपके पास चिप कितनी रहेगी? 9। तो सेकंड टाइम ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है। तो इसलिए ये फिनोमेना डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारी गिवन इंफॉर्मेशन हमारे लिए जो है वो उसको अफेक्ट कर रही है। तो ये आपके पास पहली चिप सेकंड ब्लू हो, गिवन दैट फर्स्ट वाज ब्लू, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ये 0.22 है। और आपके पास जो है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ड्राइंग टू ब्लू चिप्स इन ए रो, तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप देखिए, तो इन ए रो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 इंटू 0.22, तो ये पहले पिछली स्लाइड में 0.3 ही रही थी, तो ये फिनोमेना डिपेंडेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये शायद लिखने में छोटी सी गलती होगी। तो व्हेन ड्राइंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉज आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो याद रखिए, अगर बहुत सैंपल साइज 10,000 हो, 10,000 चिप्स हो, तो फिर फर्क नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता कि पहली दफा ब्लू चिप आने की चांसेस हैं 2000 डिवाइडेड बाई 10,000, और दूसरी दफा आने के चांसेस हैं 1999 डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 99999। तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही सिंपल है। आंसर देखने से पहले चेक कीजिए क्या चीज है। तो रैंडम वेरिएबल वाली चीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैक्सिमम आपको मिलेगा अगर आप मेरे आंसर्स देखने से पहले आप उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो को आप पेज और कॉपी लेके बैठिएगा। आप इसको जस्ट जो है वो ऐसे कैजुअल वे से नहीं देखिएगा, आप इसको पेज पेन लेके साथ साथ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।